हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है मझधार। मुझे लोग बहुत पसंद हैं। हर रोज़ कुछ वक्त निकालकर अलग अलग लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। बेमतलब उनसे लगाव हो जाता है और फिर उनके बिछड़ने का गम भी। मुझे हर किसी की कहानी उतनी ही दिलचस्प लगती है जितनी मेरी खुद की कहानी है। सच कहूँ तो एक खुली किताब की तरह हूँ, झट से पढ़ा जाता हूँ। लेकिन लोग बहुत जटिल हैं, जैसे कोई पज़ल। और मुझे हर रोज़ पज़ल सॉल्व करना अच्छा लगता है, बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मुझे यकीन है अगर बात करने के लिए शुल्क लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा शुल्क मेरे हिस्से में होगा। शुल्क भरते भरते मेरा दिवाला निकल जाएगा, मगर मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। कुछ लोग मेरी इस आदत की जमकर निंदा करते हैं। मुझे देखते ही उन्हें सांप सूंघ जाता है और मैं फिर भी उन्हें डसने के लिए तैयार रहता हूँ। पिछले जुलाई की बात है। मेरी इसी बात करने की आदत ने बवाल खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि मेरे एक रूममेट का बर्थडे सेलिब्रेशन था। उनकी महिला मित्र आई हुई थी और जैसे ही मैंने अपना लेखक होने का परिचय दिया तो उन्हें भी मेरे साथ कुछ साझा करने का मन किया। हम बहुत देर तक बातें करते रहे। कब पार्टी ख़त्म हुई इस बात का इल्म न था, और चूंकि मेरे ही रूममेट का बर्थडे था और मित्र भी उसकी ही थी, तो ऐसे में जलन होना स्वाभाविक है। बस वो मेरा आखिरी दिन था। अगले ही रोज़ मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब बम्बई जैसे शहर में अचानक फ्लैट मिलना कितना मुश्किल है, ये वो लोग जानते हैं जो इस शहर से राब्ता रखते हैं। कुछ रोज़ यहाँ वहाँ करके गुजारा किया और पैसों के बंदोबस्त में लग गया। अब मैंने मन बना लिया था कि अकेला ही रहूँगा। आपको ये भी बता दूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ था कि मुझे किसी फ्लैट से अचानक निकलना पड़ा था। इससे पहले पिछले 7 साल में लगभग 14 बार ये नौबत आ चुकी है। कई मर्तबा आपसी मतभेद के कारण मैंने खुद ही घर छोड़ दिया था। खैर, ये सब बातें अब बचकानी लगती हैं। तो अंततः मुझे यारी रोड पर एक फ्लैट पसंद आ गया। वैसे तो किराया ज़्यादा होता अगर ये कोई साधारण वक्त होता, मगर लॉकडाउन के बाद यहाँ ऐसे कई फ्लैट्स हैं जो खाली पड़े हैं और मेरी खुशकिस्मती कि ये मुझे फ्लैट मिल गया। उस फ्लैट में एक महिला रहती थी जो कि बम्बई में फिल्मी जगत में नायिका बनने के सपने लिए आई थी, मगर लॉकडाउन के चलते जब काम मंदा हो गया तो उन्हें मजबूरन फ्लैट खाली करके घर वापस जाना पड़ा। वैसे तो वापस आकर भी यहीं शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन अब उनकी शादी तय हो चुकी है तो उन्होंने घर खाली करना ही उचित समझा। ये सब बातें मुझे नमन भाई ने बताया था, जिन्होंने मुझे ये फ्लैट दिलवाया है। 5 तारीख तक मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया और 6 को इस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। क्योंकि यहाँ अकेला था तो मुझे हर वक्त किसी न किसी से बात करने का मन करता रहता था, लेकिन मेरी मुरादें मेरे चाहने से पहले ही पूरी कर दी गई, जैसे पूरा बंदोबस्त पहले से ही हो चुका था। इस फ्लैट में जो पहले मोहतरमा रहती थी, उनके किसी मित्र की चिट्ठियाँ इस पते पर आने लगी। हर महीने एक चिट्ठी आती थी और मैं उन्हें एक जगह समेट कर रख देता। मुझे प्रतीत हुआ कि मोहतरमा ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और अपने मित्र को इत्तला करना उचित न समझा होगा। तभी तो इस पते पर अब भी चिट्ठी आती थी। कुछ महीने गुजर गए, मेरी बात करने की तलब बढ़ने लगी और इस बुरी आदत ने मुझसे एक और अपराध करवा दिया। मैं अब उन चिट्ठियों को पढ़ने लगा। शुरुआत में महिला के नाम की जगह कैसी हो तुम और अंत में अपने नाम की जगह अच्छा हूँ मैं लिखा था, और बीच में जो कुछ लिखा था वो सब मुझे बड़ा ही रोचक लगा। उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ही आध्यात्मिक था। कुछ ऐसी बातें थीं जो हर कोई अपने आप से जोड़कर समझ सकता हो। यानी यूं कहिए, जो भी उस खत को पढ़ेगा उसे लगेगा वो खुद को ही पढ़ रहा हो। मुझे भी ऐसा ही लगा। अब मैं उस चिट्ठी का वर्णन करने जा रहा हूँ। जो कुछ भी लिखा था उन्हें समेट कर अपनी भाषा में मैंने एक और चिट्ठी लिखी है। चलिए सुनते हैं। छोटू को बहुत बार समझाया कि बेमतलब परेशान मत हो, मगर परेशानी से उसकी दोस्ती बहुत ही गहरी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, मगर उसे अपने दिमाग में ही रहना अच्छा लगता है। जिंदगी के हर मोड़ में कुछ ऐसी संकरी गलियां हैं जहां बार बार जाना ठीक नहीं है, मगर वो वहीं रहना चाहता है। बचपन से ही बड़ा शांत स्वभाव का था वो। बारिश के मौसम में पत्तों से गिरती हुई बूंदों को देखकर वो और भी शांत हो जाता था। पतझड़ में झड़ते पत्तों के साथ वो भी कहीं घूमने निकल जाता था। पिताजी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने हर बार उसे हाजिर जवाबी का पाठ पढ़ाना चाहा, मगर वो हाजिर हो तब ना। जब तक घर में था यह सिलसिला चलता रहा। वो तंग आ चुका था
और बढ़ती उम्र के साथ उसके मन में एक ख्याल पनपने लगा कि किसी रोज़ किसी अनजान शहर में कहीं मीलों दूर वो जाकर कहीं खो जाए। और यही हुआ। एक रोज़ वो घर से बाहर निकला और उस दिन से वापस नहीं आया। मगर ताज्जुब की बात यह है कि उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, न माँ न पापा। उनके लिए जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने जब भी घर में उसका जिक्र किया, माँ कहने लगी कि उसका बस एक ही बेटा है, एक अकेला मैं ही था जो उसे ढूंढ रहा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा उसे। वो हर जगह जहाँ वो अकेला बैठकर तसल्ली से परेशान हो सकता था, हर वो जगह जहाँ वो लाखों की भीड़ में भी अकेला रह सकता था, सब जगह ढूंढा। हर मौसम में उसकी तलाश की, मगर वो जैसे हवाओं के साथ कहीं उड़ गया हो। आज भी इतने साल बाद उसका जिक्र नहीं होता है। कुछ वक्त के बाद इस बारे में सोचना जैसे गुनाह हो गया। उसके दोस्तों से मेरी मुलाकात होती रही, मगर कोई भी उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे लोग मुझे पागल समझने लगे। मुझे समझ में आ गया कि अगर यही चलता रहा तो कुछ रोज़ बाद मुझे भी भुला दिया जाएगा। मैंने सोचना बंद नहीं किया और न ही ढूंढना, मगर इस बात का पूरा ख्याल रखा कि किसी को भनक तक ना लगे। मैं अब भी उसे ढूंढ रहा हूँ। मैंने थोड़े दिनों बाद अपने परिवार के इतिहास को कुरेदना शुरू किया तो एक चौंका देने वाली बात मालूम चली। मेरा एक बड़ा भाई भी है और मुझे तब तक उनका पता नहीं था जब तक मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरा मन ध्यान छोटू से हटकर अब बड़े भैया की ओर जाने लगा। वो छोटू से बिल्कुल अलहदा मिजाज के थे। उन्हें ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं लगता था। जो सपने में अपने लिए देख रहा था वो उन्हें जी रहे थे। उन्हें कभी किसी बात का मलाल नहीं होता था। वो समय के साथ कदम मिलाए चलना चाहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से लगाव था और वो था पैसा। पैसों के पीछे वो इस कदर भागे थे कि भागते वक्त उन्हें अपने माँ और पापा का ख्याल तक नहीं आया। कहाँ थे वो, कुछ पता नहीं। कैसे ढूंढे उन्हें, कुछ पता नहीं। मगर फिर भी मैं ढूंढ रहा था एक परिवार जो बिखर कर भी सिमटा हुआ दिखता था। कुछ वक्त के लिए मैं विपासना जाने लगा। अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए अब मुझे किसी अलौकिक शक्ति की तलाश थी। और वो शक्ति, चाहे उसे हम भगवान कहें या दुनिया, वो दो जगह मौजूद था, एक मेरे अंदर और एक ऊपर। मुझे पता है ऊपर वाले का काम करने का तरीका बड़ा ही गुप्त है। हम किसी भी सवाल का जवाब अगर भौतिक रूप से ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो हमें वक्त और ऊपर वाले के हाथ छोड़ देना चाहिए। जवाब आ ही जाता है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन विपासना में गुजारा तो मन शांत हो गया। मध्यम गति से मैंने अपने ख्यालों के प्रवाह को चलने दिया और अचानक एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई मुझे तरकीबें बता रहा हो। वो तरकीब थी फिल्में। फिल्मों से हम क्या कुछ नहीं सीखते। फिल्म एक दर्पण की तरह है और एक स्रोत भी, जो हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देता है और कुछ पल ठहर कर अंदर झांकने को मजबूर भी करता है। मुझे अनुसंधान वाली फिल्में अब अच्छी लगने लगी। कुछ दिन तक मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया और फिल्म देखने में व्यस्त कर दिया। दिन के 7 से 8 घंटे तो इंटरनेट में मैं फिल्मों को ढूंढने में लगा देता था। और फिर जब मन चाही फिल्में मिल जाती तो वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लगभग 500 से भी ऊपर फिल्में देख ली और एक डायरी बना ली, फिल्मों से सीखी हुई तरकीबों को लिखने वाली डायरी। मुझे किसी भी हाल में सबूत चाहिए था। किसी के मुंह से ज़रा सा भी उगलवा लेता तो अपने अनुसंधान की सीढ़ी में एक पायदान ऊपर चढ़ जाता। मेरा पहला तरकीब था कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताऊं। पापा, माँ, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, चाचा, मामा, उनके बच्चे, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सब के साथ वक्त बिताऊं। मैंने ठीक ऐसा ही किया। शुरू में सब लोग थोड़ा असहज महसूस करने लगे, लेकिन कोई कब तक मुखौटा पहने रखता। एक वक्त के बाद तो सच सामने ही आ जाएगा। कभी न कभी तो इन दोनों में से किसी का जिक्र होगा। एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़कर मैं उन्हें ढूंढ लेता। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बनकर जाता और कुछ हफ्ते बस वहीं रह जाता। कोई मुझे वापस जाने के लिए तो कहेगा नहीं, और मैंने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। लगभग 6 महीने तक ये चलता रहा। अब मेरे रिश्तेदार भी मुझसे ऊब गए। माँ और पापा के कानों तक ये बात पहुँची तो उन्होंने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। मेरा डर अब सच होने लगा था। सब मिलकर मुझे पागल करार देने वाले थे, लेकिन अच्छा ये हुआ कि अब मुझे पापा और माँ के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिला। और 2 महीने गुजर गए। अब पापा और माँ भी ऊबने लगे। मुद्दा अब उठने लगा मेरी कमाई का। धीरे धीरे ताने कसने लगे।
मैं जो सुनना चाह रहा था उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था। मुझे किसी नई तरकीब की तलाश थी और मैंने फिर से फिल्में देखना शुरू कर दिया। कुछ रोज़ फिल्में देखने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इंटरनेट पर ऑनलाइन जॉब भी कर लेता हूँ और एक बार कमाने लगूंगा तो ये ताने तारीफ में तब्दील हो जाएंगे। मैंने इस बात को अमल किया और पहली बार मुझे कामयाबी नसीब हुई। अब घर वाले ताने मारना बंद कर दिए और कुछ और महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी नया हाथ न लगा। एक रोज़ पापा के पास मेरे शादी का प्रस्ताव आया और उस दिन से माँ और पापा दोनों के मन में डंके बजने लगे। कुछ ही महीनों में कई सारे प्रस्ताव आ गए, मगर मैंने अब भी चुप्पी बरकरार रखी। मुझे समझ में आ गया कि ऐसा चलता रहा तो कुछ और महीनों में धीरे धीरे ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरी शादी कर दी जाएगी। लेकिन मुझे किसी भी हाल में भैया और छोटू से मिलना था, कम से कम एक बार ही सही। जब भी निराश होता तो फिल्मों का रुख करता, कुछ नई तरकीबें ढूंढता, लेकिन सब बेकार हो रहा था। अब मुझे भी कहीं दूर भाग जाना मुनासिब लगा। एक रोज़ मौका देखकर मैं भाग गया। मैंने किसी से भी संपर्क नहीं रखा, बस हर रोज़ की बातें डायरी में लिखता रहा। मैं अपना अनुसंधान वाला मकसद भूल चुका था और वक्त के साथ कदम मिलाए चलने लगा था। मुझे भी पैसों से इश्क होने लगा था और मैं दुनियादारी सीखने लगा। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। एक दिन किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा पुलिस के साथ मेरे माँ और पापा थे। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। माँ ने कस कर गले लगा लिया और कहने लगी, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो तू है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वो लोग ढूंढेंगे। मुझे हमेशा लगता था कि छोटू और भैया की तरह भुला दिया जाऊंगा। उस दिन मैंने अपना अनुसंधान खत्म कर दिया। कुछ दिन तक साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करता रहा और धीरे धीरे सब भूल गया। धीरे धीरे सब साधारण हो गया। जैसे एक तूफान थमने के बाद शांति होती है, बिल्कुल वैसे ही। इसी बीच मेरी शादी तय हो गई। सारे इंतज़ाम शुरू किए गए। कार्ड छपवाने से लेकर घर की दीवारों को कलर करवाने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर मेरे हाथ लगी मेरी वो पुरानी डायरी। मुझे पुरानी बातों को याद कर अब हंसी आने लगी थी। एक आखिरी बार पन्ने पलटने का मन किया। मैं पढ़ता रहा और अपने किए पर मुस्कुराता रहा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे सब समझ में आने लगा। उस डायरी में मैं छोटू और भैया दोनों से मिला और इतने करीब से मिला जितना शायद ही कोई मिला होगा। छोटू जो अपने ख्यालों में रहता था वो मेरा अतीत था और भैया जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल थे वो मेरा भविष्य थे। मैं मझधार में खड़ा था, बस जी रहा था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक यू।